नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंपनी लॉ का वन शॉट से जुड़ा हुआ पार्ट 2 रहने वाला है। हालांकि इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने काफी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को काफी डिटेल में जाकर के प्रैक्टिस कर लिया था। लेकिन काफी क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाए थे। दैट्स व्हाई आज हम उनको पार्ट 2 के अंदर कंक्लूड करने वाले हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपोर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, कोई भी आप लोग पीवाईक्यू उठा करके देख लीजिएगा। आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है जो जुड़ा हुआ है आपके प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका कंटेंट क्या होता है और कितने तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, ये कलेक्टिवली एक क्वेश्चन बनता है या एक आर्टिकल बनता है, जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रोस्पेक्टस की अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, तो प्रोस्पेक्टस अपने आप में एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोई भी कंपनी तब जारी करता है जब उसको बेसिकली पब्लिक को सब्सक्राइब करवाना हो अपने शेयर्स को लेकर के और डिबेंचर्स को लेकर के। यानी कि अपने शेयर इश्यू करने हैं, डिबेंचर इश्यू करने हैं और पब्लिक को बोलना है कि भाई साहब आप लोग हमारे शेयर या डिबेंचर बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस केस में जो लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से इश्यू किया जाता है वो आपका प्रोस्पेक्टस होता है। और प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारी होती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ी हुई, आपके बेसिकली जो सिक्योरिटीज आपने इशू की है उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलती है। और सबसे जरूरी बात, जो प्रोस्पेक्टस है वो आपकी जो पब्लिक कंपनी है वहां पे देखने को मिलता है। प्राइवेट कंपनी को आपका प्रोस्पेक्टस जारी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी कि भाई साहब प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है अपने आप में। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है ताकि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके कि वो पब्लिक है ना उनके शेयर्स को या डिबेंचर को क्या कर सके सर, सब्सक्राइब कर सके। तो ये क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टस कहलाता है। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कंपनी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसके ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्क एंड द डिटेल ऑफ द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड। माने जो भी आप लोग सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो आपका शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलती है। आमूमन तौर पे आप लोग ये समझ लीजिए, जो प्रोस्पेक्टस है ना वो आपका हेल्प करता है किसी भी इन्वेस्टर को आपका एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में। ठीक है, ताकि वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये आपका मोटा मोटा क्या है, कुल मिलाकर के प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है। अगर आप लोग कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो मैंने बताया ए टू जेड जानकारी जो आपको जारी करनी चाहिए, जो एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है, वो आपको बेसिकली प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलती है। जैसे जो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है सर, आपको नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंपनी देखने को मिलता है। दूसरा, कंपनी के डायरेक्टर से लेकर के की पर्सोनल। की पर्सोनल का मतलब जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जहां पर आपके बेसिकली डायरेक्टर्स के अलावा आपका एमडी आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, आपके ऑडिटर्स हो गए, जो भी आपके लीगल एडवाइजर हैं, वो सब कहां पर आते हैं सर, आपके की पर्सोनल के अंदर आते हैं। तो आपके डायरेक्टर्स को लेकर के जानकारी होती है और आपके की पर्सोनल्स को लेकर के यहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप क्यों एग्जैक्टली किस ऑब्जेक्टिव के साथ उस कंपनी के अंदर शेयर्स को इशू कर रहे हैं या सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, उसका डिटेल देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ सारा जानकारी रहता है। अथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, इसके अलावा इश्यूड शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, ये तमाम जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप जो सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं भाई साहब, उसका बेसिकली शेयर है कि डिबेंचर है, फेस वैल्यू क्या है, उसका इशूइंग प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है और डिस्काउंट क्या है, इससे जुड़ी हुई आपको जानकारी देखने को मिलती है। आप जो इशू कर रहे हैं सिक्योरिटी, उसके टर्म्स
टर्म्स क्या है ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेके रिस्क फैक्टर से लेके जो भी आपका पेंडिंग लिटिगेशन है, इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड जो आपके एक्सपर्ट का कंसेंट है, जिन्होंने आपके प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन किया है, इशू किया है, उनकी कंसेंट लेकर के और आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है अलोंग विद द डिक्लेरेशन एंड द सिग्नेचर, तमाम चीजें आपको बेसिकली प्रोस्पेक्टस के अंदर देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो जानकारी जरूरी है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड की जाती है कि इन्वेस्टर के डिसीजन को बनाने में आपको यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। यहां से इस बार एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जरूर आएगा। अच्छा, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो आपका पार्ट 2 है कब आएगा। देखिए, थोड़ा सा पार्ट 2 है आपको डिले मिलेगा, आज एनर्जी का थोड़ा सा कमी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको लेक्चर प्रोवाइड करना था तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी सी हिली हुई है, नासाज है, लेकिन क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन है तो आप मोटे मोटे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर आपको एनर्जी की कमी लगे तो आप इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में रख करके ना आपको क्वेश्चन और आंसर के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका कंटेंट हो गया और मीनिंग हो गया। सर टाइप की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर सर 5 तरीके के प्रोस्पेक्टस डाले गए हैं, जहां पे आपका सबसे पहला प्रोस्पेक्ट रहता है जिसको आप लोग रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। दूसरा आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस रहने वाला है। तीसरा आपका ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस रहेगा। चौथा आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस रहेगा और पांचवा आपका प्रोस्पेक्टस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है। अगर आप लोग कोई भी फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं तो फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले आपको एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जिसको आप लोग रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलती हैं कि सर जो आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ना, वो डज नॉट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्राइस और इन नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज। देखिए, प्राइस को लेकर के और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर के कोई जानकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है और इसका मेनली यूज किया जाता है बुक बिल्डिंग इशू के अंदर और ये आपका फाइल होता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो कुल मिलाकर के बुनियादी बातें हैं जो आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसको इशू किया जाता है बाय ये सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए बैंक। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जारी करेगा या बैंक जारी करेगा, क्योंकि उसे एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर ना आपको मल्टीपल सिक्योरिटीज को इशू करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सिक्योरिटीज के लिए आप लोग हर बार एक नया प्रोस्पेक्टस लेके आए, उसके बदले में आप केवल क्या इशू कर सकते हैं सर, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फीचर्स क्या है सर, ये आपका वैलिड है फॉर द मल्टीपल पब्लिक इश्यूज के लिए। इसके अलावा ये आपका टाइम एंड कॉस्ट बचाता है। नो नीड टू इशू ए फ्रेश प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम, हर बार आपको एक नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, ये इसका फीचर रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस है ना, वो अपने आप में समरी है, समरी फॉर्म है आपके प्रोस्पेक्टस की, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है ना उसका एक समरी क्या कहलाता है, ए ब्रिज प्रोस्पेक्टस कहलाता है। अब अगर आप लोग इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो ये 2 पॉइंट है, प्लीज आप इसको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। डीम्ड प्रोस्पेक्टस की अगर आप लोग बात करते हैं, व्हेन ए कंपनी अलॉट ए सिक्योरिटीज थ्रू एन इंटरमीडियरी और ए इशूइंग हाउस, द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर द सेल इज ट्रीटेड एज ए प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसी के अलावा आपको क्या पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, माने जो भी आपका डिजिटल वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस है ना वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रोस्पेक्टस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहलाता है। तो इसको भी माय डियर फ्रेंड्स एक बार आपको गो थ्रो कर लेना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नोट्स को एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल आपका अक्सर पूछा जाता है सर राइट शेयर से, और दूसरा क्या पूछा जाता है, बोनस शेयर से। ध्यान दीजिएगा, राइट शेयर और बोनस शेयर का क्या मतलब होता है सर, दोनों ही जो शेयर है ना वो आपके कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी नाम से पता कर रहे हैं, जो बोनस शेयर है ना वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे राइट शेयर की बात करते हैं तो ये पैसे के बदले में ऑफर किया जाता है, लेकिन जो आपके शेयर का मार्केट प्राइस होता है ना उससे कम पैसे
ऐसे में ये आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। बेसिकली अगर आप लोग राइट शेयर की बात करते हैं तो राइट शेयर का मतलब होता है आपको एक फ्रेश कैपिटल रेज करना है। यहाँ पे आपको कोई फ्रेश कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो अगर आप लोग राइट शेयर की बात करते हैं तो वो शेयर जो ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू परचेज द एडिशनल शेयर, ठीक है ना। क्या कर सकते हो आप लोग, एडिशनल शेयर परचेज कर सकते हो बाय पेइंग द प्राइस, पर वो जो आपका प्राइस है अमूमन मार्केट से लोअर प्राइस होता है। लेकिन अगर आप लोग बोनस शेयर की बात करते हो तो ये अपने आप में फ्री एडिशनल शेयर्स होते हैं और ये आपके बेसिकली अपने आप यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक और ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन देखने को मिलता है। बोनस शेयर ऑटोमेटिकली जो आपके शेयर होल्डर्स है उनके पास ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट शेयर का मतलब है आपको एक फ्रेश कैपिटल को रेज करना है। बोनस शेयर का मतलब जो कंपनी के पास प्रॉफिट है या रिजर्व है उसको कैपिटलाइज करना है। समझ में है, यानी कि जो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है या प्रॉफिट है उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो कोई भी कंपनी अगर उस पैसे को कैपिटलाइज करना चाहती है तो वो क्या करेगी, बोनस शेयर इशू कर देगी। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आपके शेयर होल्डर को क्या पे करना पड़ता है, इशू प्राइस पे करना पड़ता है। मैंने बताया बोनस शेयर अपने आप में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे इशू फॉर द कैश कंसिडरेशन, ऑब्वियस सी बात है इसके बदले में आपको कैश देना पड़ता है। ये आपका इशू होता है फ्रॉम द फ्री रिजर्व और द सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डर में एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिनाउंस द ऑफर, यहाँ पे शेयर होल्डर के पास चॉइस होता है। लेकिन जो बोनस शेयर है ना वो आपके बेसिकली रिजेक्ट सेपरेटली नहीं किए जा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके बेसिकली शेयर होल्डर्स के पास ऐड किए जाते हैं, एडिशन किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कंपनी के कैश इनफ्लो को इंक्रीज करने के लिए राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं और यहाँ पे कोई भी कैश इनफ्लो देखने को नहीं मिलता है बोनस शेयर के केस में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और रिजर्व को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे डज नॉट रिड्यूस द रिवर्स डायरेक्टली, माने ये किसको रिड्यूस नहीं करते हैं, रिवर्स को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके बोनस शेयर है ना वो रिड्यूस करते हैं अकमुलेटेड रिजर्व एंड द सरप्लस को, ठीक है ना। क्योंकि सरप्लस या जो रिजर्व है वो आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उनका अमाउंट क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो आपका राइट शेयर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर इनको मीट करना है जो भी आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी एक्सपेंशन नीड है। और अगर आप लोग बोनस शेयर की बात करते हैं तो ये आपका टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर एंड इंक्रीज द शेयर कैपिटल, समझ में है, यानी कि आपके शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना और शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कुल मिलाकर के मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। जो जो बातें मैंने आपको बताई है वही आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आनी है और हर बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर राइट शेयर बोनस शेयर से एक सवाल देखने को मिलता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका एसईएस से रहेगा, या आप लोग कहेंगे स्वीट इक्विटी शेयर। सबसे पहले आपको समझना है सर स्वीट इक्विटी शेयर की कुछ कंडीशंस होती हैं इशू करने के लिए। इसके अलावा स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ लेना है। सर स्वीट इक्विटी शेयर आपका शेयर होता है जिसको इशू किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट ए डिस्काउंटेड और द कंसिडरेशन अदर देन द कैश फॉर प्रोवाइडिंग, ध्यान रखिएगा, नो हाउ के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए और टेक्निकल एक्सपर्टीज और सर्विसेज के लिए। माने आप लोग ये कह सकते हैं जो आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं वो ऐसे शेयर होते हैं जो कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर या कंसिडरेशन अदर देन द कैश फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन या टेक्निकल एक्सपर्टीज और द सर्विस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनको आप लोग क्या बोलते हो, सर स्वीट इक्विटी शेयर बोलते हो। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग स्वीट इक्विटी शेयर को इशू करना चाहते हैं तो देयर आर द सर्टेन कंडीशन, माय डियर फ्रेंड्स, क्या होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास अथोराइजेशन होना चाहिए बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन आप सभी जानते हैं, आपका एक जनरल रेजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आपको बेसिकली 75 एटलीस्ट मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टू इशू द स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन द जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग के अंदर जो भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है ना उसके अंदर शेयर होल्डर का परमिशन आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन मस्ट बी स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे आपका नंबर ऑफ शेयर
कितने रहेंगे, करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगा, कंसीडरेशन क्या रहेगा, और आपका क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज रिसीविंग द शेयर्स। ये आपको कुछ ऐसी जानकारी है जो यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी पॉइंट है 1 ईयर ऑफ द बिजनेस कंप्लीटेशन, माने एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव पास्ड सिंस द कंपनी बिकेम द एंटाइटल टू कमेंसमेंट द बिजनेस, यानी कि जब से कंपनी का कमेंसमेंट हुआ है उससे कम से कम कितना टाइम पीरियड पूरा होना चाहिए। सर 1 साल तक आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1 साल पूरा होने के बाद आप लोग अपनी कंपनी के अंदर स्वीट इक्विटी शेयर को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा काफी सारी और कंडीशंस हैं। सर एक यहाँ पे आपका जो वैल्यूएशन है ना वो आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा होना चाहिए, माने आप लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ द स्वीट इक्विटी शेयर। उसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड जो आपका वैल्यूअर है, यानी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन है अलोंग विद द स्वीट इक्विटी शेयर है, उसको वैल्यू कौन करेगा, सर आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक तरीके से वैल्यू करेगा, ये आपको समझना है। इसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको सीबी रेगुलेशन को फॉलो करना है, उनके साथ कंपाइल करके चलना है। इसके अलावा लॉक इन पीरियड रहेगा, माने स्वीट इक्विटी शेयर है आर सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ड्यूरिंग व्हिच दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, माने यहाँ पे जो आपके बेसिकली स्वीट इक्विटी शेयर है एक तरीके से वो एक टाइम पीरियड के लिए क्या कर दिए जाते हैं, सर लॉक कर दिए जाते हैं, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर, जैसे आपका नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने किए गए हैं, कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है, रेसिपेंट ऑफ द शेयर्स क्या है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ द डाइल्यूशन क्या है, ये तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। कुल मिलाकर के अगर आप लोग ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग कहेंगे यू जस्ट सेटिस्फाई द ऑल द कंडीशन फॉर इशूइंग द स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है, तो स्वीट इक्विटी शेयर से सवाल आता है, राइट शेयर और बोनस शेयर से सवाल आता है। इसके अलावा एक आपका फोर फीचर ऑफ द शेयर होता है। फोर फीचर ऑफ द शेयर माने आपका जो ओनरशिप है ना, यानी कि शेयर के थ्रू, या फिर आप लोग कह सकते हो शेयर का जो ओनरशिप है उसको कैंसिल करना क्या होता है, सर फोर फीचर होता है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो, सर फोर फीचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ए शेयर्स बाय ए कंपनी व्हेन ए शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं जब भी कोई भी शेयर होल्डर जो उसको टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के दरमियान अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे करने में असक्षम होता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में उसके जो शेयर्स है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, और ये कैंसिल करना ही क्या कहलाता है, सर फोर फीचर ऑफ द शेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अच्छा, फोर फीचर ऑफ द शेयर के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी होती हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। आपके कंपनी के पास दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देयर इज ए अथॉरिटी इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, माने आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस चीज का अथॉरिटी होना चाहिए कि आप लोग अपने शेयर्स को फोर फीचर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी होना चाहिए, माने शेयर्स कैन बी फोरफिटेड इफ ओनली द नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट और द कॉल मनी, माने या तो शेयर होल्डर ने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है या जो आपका बेसिकली अलॉटमेंट का जो पेमेंट है वो नहीं किया है, उस केस में आप लोग इसको फोर फीचर कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर नोटिस आपको देना पड़ता है आपके शेयर होल्डर को, जहां पे आपको बताना पड़ेगा रेजोनेबल टाइम फॉर द पेमेंट क्या रहेगा, और आपको बताना है कि आप लोग अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके शेयर्स को फोर फीचर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा फोर फीचर मस्ट बी बोनाफाइड। आपका फोर फीचर है क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 5-7 पॉइंटर्स इनको आपको लिखना है जो बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर फीचर ऑफ द शेयर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ शेयर थे, मैं फिर रिपीट कर देता हूं सर। एक तो आपका राइट शेयर होता है, एक आपका बोनस शेयर होता है, एक आपका बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स स्वीट इक्विटी शेयर होता है, इसके अलावा एक फोर फीचर ऑफ द शेयर होता है। इनसे सवाल इस बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते, बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ते, लेकिन तबीयत नासाज है इसलिए आपको इस क्लास के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मोटी मोटी चीजें मैं आप सभी के सामने रख पाऊं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके और कम टाइम में आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को रिवाइज करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सके। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था ना, देखिए अभी तक उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है। कल एग्जामिनेशन है, कम से कम 100 लोग उसको हाई
हाइप कर दीजिए और कम से कम 100 लोग जब आप इस वीडियो को देखें फटाफट से हाइप कर दीजिएगा। जैसे आप लोग हाइप करते हैं तमाम लोग, यार एक वीडियो के ऊपर ना बहुत सारी ऑडियंस आती है, केवल 100 लोग हाइप कर देंगे, मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और मैं आपको जितना भी हमारा कंटेंट है ना सब उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट इतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा अगर आप लोग हाइप नहीं करते, क्योंकि 80% 85% हमारी वो ऑडियंस होती है जो वीडियो देख लेती है, कमेंट भी कर देती है, लेकिन फिर निकल जाती है, सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप जरूर करें, ताकि इस चैनल का ग्रोथ है ना थोड़ा सा हो सके और मैक्सिमम लोगों तक हम लोग रीच आउट कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सर डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है, अलोंग विद आपको बताना है बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट है ये आपको पढ़ने हैं, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। सर डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, माने कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जिन भी इंडिविजुअल्स को एक तरीके से इलेक्ट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर, वो क्या कहलाते हैं सर, आपके डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को आप लोग क्या कहते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा जो मैंने आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर आप लोग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट के क्या क्या मोड रहते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो डायरेक्टर है उसको प्रमोटर बेसिकली अपॉइंट कर सकता है, माने फर्स्ट डायरेक्टर आर यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर, जो पहला डायरेक्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है, सर प्रमोटर अपॉइंट करता है, जिसका नाम कहां पर होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। और ध्यान दीजिएगा अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर इन द जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग के अंदर भी इनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और जो आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है ना, वो आपके एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, जो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्राइब्यूनल द्वारा स्पेशल केसेस के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। और याद रखिएगा कुछ ऐसे डायरेक्टर है जिनका अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, माने जो स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कुल मिलाकर के बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर्स क्या हैं सर, क्या क्या मोड है डायरेक्टर्स के अपॉइंट करने के, और सर आपके डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कंपनी के अंदर आपके एजेंट की तरह भी लीगल पोजीशन रखता है, ट्रस्टी की तरह भी लीगल पोजीशन रखता है, अलोंग विद एम्प्लॉय की तरह भी लीगल पोजीशन रखता है, और वो आपके कंपनी के ऑफिसर की तरह भी एक्ट करता है, और डायरेक्टर एज ए फिड्यूसरी भी होता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए और इनको याद करके ना आपका एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना है, ठीक है। आई होप कितना क्लैरिटी आपको रहा होगा। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर क्या रहेगा सर, सबसे पहला एजेंट वाला पॉइंट लिखना है, फिर आपको ट्रस्टी वाला पॉइंट लिखना है, फिर आपको एम्प्लॉयज, ऑफिसर और फिड्यूसरी वाला पॉइंट लिखना है। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टर से सवाल क्या आएगा सर, डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट करने के कौन कौन से मोड हैं, और सवाल क्या पूछा जाएगा सर, एक डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, माने ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जिनको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा जिसको आपका डीआईएन नंबर नहीं मिलता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलता है, वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता है। जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। कोई पर्सन है जो आपका अनसाउंड माइंडेड है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। कोई ऐसा बेसिकली पर्सन है जो बेसिकली रिसेंटली क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, जिसको सजा हो चुका है, वो आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता। यानी कि आप लोग कहेंगे एक ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है वो क्या रहेगा, डायरेक्टर नहीं बन सकता है। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर कोई भी पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। एंड हैज अप्लाइड टू द एडजस्टिकेटेड इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेबल इज, ठीक है वो एक बात है, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा अगर वो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के अंदर एंड द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए या फिर 7 ईयर और मोर, ये आपका परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला, अच्छा एक और बात है, जिसने भी पेड नहीं किया है कोलोन शेयर्स हेल्ड बाय हिम फॉर द मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको एक बार पढ़ना है, जिनको आप एक बार गो थ्रू करना है, ताकि आप लोग अच्छे से अपने आंसर को
फ्रेम कर सके, अपने आंसर को अच्छे से लिख के आ सके, ठीक है। तो आपके डायरेक्टर से रिलेटेड एक सवाल आता है, एक सवाल आपकी एजीएम से रिलेटेड आता है, सर जो आपका एनुअल जर्नल मीटिंग होता है ना, उससे जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। कुछ बेसिक बेसिक टर्म है जिनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जैसे आपका ई वोटिंग हो गया, जैसे आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया, जैसे आपका स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, जैसे आपका रिक्वेस्ट ऑफ ए वैलिड मीटिंग हो गया, जैसे आपका रिमूवल एंड द रेजिग्नेशन ऑफ ए ऑडिटर हो गया, जैसे आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सर ई वोटिंग क्या होता है। ई वोटिंग का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका इस्तेमाल करके कोई भी शेयर होल्डर कास्ट कर सकता है अपने वोट को ऑन ए कंपनी रेजोल्यूशन थ्रू द इंटरनेट विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट द मीटिंग। समझ में आया? यानी कि कोई भी शेयर होल्डर है वो अगर अपने वोट को कास्ट कर सकता है किसी भी कंपनी के अंदर विदाउट प्रेजेंटिंग फिजिकली, ये क्या कहलाता है सर? ई वोटिंग कहलाता है। और इसके कुछ फीचर है, जैसे आप लोग कहेंगे सर ये कन्वीनियंट है और आपका ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलता है, ये मेनली यूज होता है लिस्टेड कंपनीज के अंदर, और ये आपका हेल्प करता है शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना। आप लोग ऑनलाइन आ सकते हो, कहीं से भी इंटरनेट की हेल्प से ना आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। रेजोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक आपका ऑर्डिनरी होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जहां पर आपको एटलीस्ट 75% मेजोरिटी चाहिए, और जो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन द वोट्स इन द फेवर आर मोर देन द वोट्स अगेंस्ट। यानी कि ध्यान रखिएगा, एक आपका अगेंस्ट है 20, ठीक है, फेवर के अंदर कितने हैं? 21, ठीक है। तो ये जो आपके अगेंस्ट है ना, उससे ज्यादा अगर आपके फेवर के अंदर है तो वो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी आपका बेसिकली डिसीजन अगर किसी भी मीटिंग के अंदर लिया जाता है तो वो आपका रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेना है। सर आपका एक वैलिड मीटिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये आपको बता दें। जैसे वैलिड मीटिंग के लिए ना, अथॉरिटी टू द कन्वीनियंस द मीटिंग होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस आपको मेंबर्स को देना है, प्रेजेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कोरम होना चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटेंट चेयरमैन होना चाहिए, मीटिंग हेल्ड ए प्रॉपर प्लेस एंड ए टाइम, यानी कि एक सही समय पे और आपका सही जगह पे मीटिंग हेल्ड होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर एजेंडा क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर वोटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अगर आप लोग रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स की बात करते हैं तो आप लोग बेसिकली ऑडिटर्स को एक्सपायरी टर्म से पहले रिमूव कर सकते हो एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके, या आप लोग क्या कर सकते हो? अप्रूवल ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक सीन रहेगा। रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑडिटर्स में रिजाइन बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द कंपनी, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों के जो ऑडिटर हैं वो क्या करेंगे? रिजाइन करने के लिए रिटर्न नोटिस दे देंगे कंपनी को, एंड ऑडिटर मस्ट फाइल ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन, और उनको एक फाइल लिखना पड़ता है कि उनके जो रेजिग्नेशन है उसका रीजन क्या है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। डिविडेंड आप सभी जानते हैं, जब भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, और उस कंपनी वो उस प्रॉफिट को आपके शेयर होल्डर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो सर वो क्या कहलाता है? सर वो आपका डिविडेंड कहलाता है। और जो डिविडेंड है ना वो जर्नली एजीएम के अंदर, माने जो आपका एनुअल जर्नल मीटिंग होता है ना, वहां पे डिसाइड किया जाता है, वहां पे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिकमेंड किया जाता है बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और पे किया जाता है ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इसके अलावा एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग होता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं उसको यहाँ पे डाल नहीं पाया हूँ। ईजीएम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ठीक है। एक आपका ईजीएम होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? आपका एनुअल जर्नल मीटिंग जो यहाँ पे है इसको पढ़ेंगे, और एक आपका ईजीएम होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा, जो अक्सर पूछा जाता है, सर आपको बताना है प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी, इसको आईबीसी 2016 के नाम से जानते हैं। सर कुछ बेसिक पॉइंट पढ़िएगा, और एक आपका वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में क्या फर्क होता है ये आपको पढ़ के जाना है, ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अलोंग वाइंडिंग अप के दो तरीके हैं, आपको ये थोड़े से एडिशनली खुद से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी
पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोग अपने पार्ट 1 के अंदर कवर नहीं कर पाए थे। उम्मीद करता हूं इस पार्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनको भी आपको अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करके जाना है। काफी डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस नहीं कर पाए, उस चीज के लिए अपोलॉजी है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, पूरे एनर्जी जोश जुनून के साथ। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।